the solar system, in which Sun is located in the center and all the 8 planets revolve around it. हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सौर मंडल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सोलर सिस्टम। सबसे पहली बात तो यह है कि सौर मंडल कहाँ किसे जाता है। सौर मंडल का मतलब है हमारी गैलेक्सी के अंदर सूर्य व इसके अन्य ग्रह। सूर्य व इसके अन्य ग्रहों को क्या कहा जाता है? सौर मंडल। जिसमें क्या होता है कि सबसे मुख्य ग्रह तो है सूर्य, और जो भी बाकी ग्रह हैं सौर मंडल के, वह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और यह जो व्यवस्था बनती है उसे क्या बोला जाता है? सौर मंडल। क्लास के शुरू होने से पहले एक वीडियो आपको दिखाई गई थी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि सौर मंडल की संरचना कैसी है, जिसमें सूर्य सबसे बीच में, उसके बाद बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद हमारी पृथ्वी, उसके बाद मंगल ग्रह, फिर उसके बाद आता है बृहस्पति, फिर उसके बाद आता है शनि ग्रह, फिर उसके बाद आता है अरुण ग्रह, फिर उसके बाद आता है वरुण ग्रह। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक सौर मंडल। तो सौर मंडल में सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है, वह ध्यान रखना है परिक्रमण काल व परिभ्रमण काल। इन दो शब्दावलियों को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के साथ ही हम सूर्य के जो अन्य ग्रह हैं उनके बारे में पता लगाएंगे, उनके बारे में, उनका घूर्णन कैसा है, वह कैसे घूम रहे हैं, वह इसी से पता लगता है। परिक्रमण काल है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिटल पीरियड, और परिभ्रमण काल को बोला जाता है एक्सिस रोटेशनल पीरियड। सिंपल सी लैंग्वेज में इनका अर्थ यह है कि जैसे यह है सूर्य, सौर मंडल में हमें यह पता है कि जो बाकी ग्रह हैं वह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी एक ग्रह को हम ले लेते हैं, जैसे बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है बुध ग्रह? सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा है। अब इसी से हम देखेंगे कि परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल क्या है। अब देखिए आप, जब ये ग्रह इस पॉइंट से शुरू हुआ गति करना, तो जब यह पूरा घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा, तो वह गति क्या कहलाएगी? परिक्रमण गति। तो वह गति क्या कहलाएगी? परिक्रमण गति। और यहां से लेकर के वापस यहीं आने में इसे जितना समय लगा, जितना टाइम लगा, उसे ही क्या बोला जाता है? परिक्रमण काल। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका अर्थ क्या हुआ कि
जब कोई ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसे चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? परिक्रमण काल। यानी कि यह जो ग्रह है यह क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर को पूरा करने में उसे जितना समय लगेगा वह क्या कहलाएगा? परिक्रमण काल। अब परिभ्रमण काल से हमारा क्या आशय है? जब हम इसका इंग्लिश में नाम देखते हैं तो एक्सिस रोटेशनल पीरियड। एक्सिस का मतलब क्या होता है? अक्ष, यानी खुद के अक्ष पे। अब देखिए कैसे। अब ये मैंने कोई ग्रह बना दिया, यह अपनी जगह पर है। सौर मंडल में ग्रह क्या करते हैं? अपनी जगह पर भी घूमते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, हमें पता है कि हमारी पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने घंटे में या कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटे में। जिससे क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात हमें दिखाई देते हैं। यानी पृथ्वी क्या करती है? घूमती है अपने ही अक्ष पर। जैसे ये है अक्ष, ठीक है। अब ये है पृथ्वी। अब ये पृथ्वी क्या कर रही है? इसी अक्ष पर लगातार इस तरह से घूम रही है। जैसे ये मारकर घूम रहा है, थोड़ा सा ऐसे मोशन लेकर के पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, तो इस तरह से ये क्या कर रही है? घूम रही है। तो इसी गति को क्या बोला जाता है? परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति। और जब हम मान लें कि पृथ्वी या कोई भी ग्रह है जो है वह क्या करता है? अपने अक्ष पर ही जब एक सर्किल यानी एक चक्कर को पूरा कर लेता है तो उस चक्कर को पूरा करने में उसे जितना समय लगता है उसे क्या बोला जाता है? परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल। तो परिभ्रमण काल का मतलब क्या हुआ? जैसे इसी डायग्राम में हम देखते हैं कि यह जो बुध है यह क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर तो गति कर रहा है, परंतु यह खुद भी क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर घूम रहा है, गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। घूमना यानी घूर्णन गति कर रहा है अपने ही अक्ष के ऊपर। तो परिभ्रमण काल में हम क्या लिखेंगे कि इसे मैं यहां लिख देता हूं इस प्रकार से। परिभ्रमण काल में हम देखेंगे कि किसी ग्रह द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन करना यानी रोटेशन, घूर्णन करना क्या कहलाता है? परिभ्रमण गति। और जब वह उस घूर्णन को पूरा कर लेता है तो उसे उस घूर्णन को पूरा करने में जो समय लगता है तो वह क्या कहलाता है? परिभ्रमण काल। तो इन दो शब्दावलियों को हमें ध्यान में रखना है, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। अब आगे चलते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। हमने अभी जब क्लास स्टार्ट करी तो दो ही चीजें देखी, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। यह दो शब्दावलियां आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कि इसकी सौर मंडल के जो ग्रह हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है और इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के पास जो सबसे पहले जो ग्रह है वह क्या है? बुध।
बुध को इंग्लिश में बोला जाता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इंग्लिश में नेम भी हमें ध्यान रखने हैं। और बुध के बाद जो ग्रह है वह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में बोला जाता है वीनस। और शुक्र के बाद आती है हमारी पृथ्वी, यानी कि अर्थ। पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है वह है मंगल, यानी कि मार्स। अब मंगल ग्रह के बाद जो ग्रह आता है उसे मैं लिख रहा हूं उस साइड में। बुध के बाद शुक्र, ये इस तरह से चल रही है कि बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है शनि, यानी सैटर्न। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सैटर्न। शनि के बाद में आता है अरुण। अरुण को इंग्लिश में बोला जाता है यूरेनस। यूरेनस। और लास्ट में जो आता है उसे बोला जाता है वरुण। अरुण के बाद जो ग्रह आता है वह है वरुण, नेपच्यून। और जो सेंटर में है वह कौन सा ग्रह है? सूर्य। कौन सा है? सूर्य। सूर्य के बाद जो आता है ग्रह वह कौन सा है? आपने वीडियो के अंदर देखा होगा। सबसे नजदीक जो ग्रह है सूर्य के वह कौन सा है? बुध। उसके बाद बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण। अब इनकी संरचना और विशेषताओं यानी घनत्व के आधार पर दो श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को कहा गया आंतरिक ग्रह। क्या कहा गया? मिटा देते हैं इसे। क्या कहा गया? आंतरिक ग्रह। किसे कहा गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, इनके आकार और विशेषताओं के आधार पर। और इसी प्रकार जो ये चार ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें क्या कहा गया? बाह्य ग्रह। क्या कहा गया? बाह्य ग्रह। ये दो में इन्हें बांटा गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहा गया आंतरिक ग्रह और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहा गया बाह्य ग्रह। अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का आकार इन चारों के मुकाबले बहुत कम था। इनका आकार जो था, इन चारों का जो आकार था वो बहुत कम था इन चारों के मुकाबले, और इन चारों का आकार जो था वह बहुत ज्यादा था। आकार बहुत ज्यादा था। इसे आप सेपरेट तरीके से ही देखिए सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है उन्हें आंतरिक ग्रह कहा गया और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहा गया बाह्य ग्रह। और इन्हें इसलिए आंतरिक, इन चारों को इसलिए बोला क्योंकि इनका जो आकार था वह इन ग्रहों के मुकाबले काफी कम था और इन ग्रहों का आकार काफी ज्यादा था। और दूसरी क्या कही गई बात? दूसरी कही गई कि इन चारों का जो घनत्व है वह बहुत अधिक था। चारों का घनत्व बहुत अधिक था और इधर घनत्व क्या था? बहुत कम। यह दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि इनका आकार कम और घनत्व अधिक, और इन चारों का आकार अधिक और घनत्व कम। बाद में हम अलग से लिखेंगे भी किसका घनत्व कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। अब
फिजिक्स के अंदर एक नियम है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। और कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा तो उसका घनत्व जो है, गुरुत्वाकर्षण को मैं जी से लिख रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल यदि अधिक होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, यानी घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ये घनत्व को इंग्लिश में बोला जाता है डेंसिटी। इंग्लिश में नेम थोड़े ध्यान रखने हैं। जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट का आकार बड़ा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने की वजह से उसके ऊपर दबाव अधिक होगा, तो उस वजह से क्या होगा, उसका घनत्व भी अधिक होगा। परंतु सौर मंडल के केस में ऐसा नहीं है। सौर मंडल के केस में क्या है, जिन ग्रहों का आकार बड़ा है उनका घनत्व कम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ऐसा क्यों है। तो ये जानते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आइए, ऐसा इसलिए है क्योंकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन ग्रहों का निर्माण हुआ गैसों से। इन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है, गैसों के द्वारा। इन चारों का निर्माण किनसे हुआ है, गैसों के द्वारा। और गैसें भी कौन सी, हल्की गैसें, जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, और अमोनिया गैस है, मीथेन गैस है, ईटीसी, यानी हल्की गैसों से। इन चारों का निर्माण किससे हुआ है, गैसों से, हल्की गैसों से, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, अमोनिया है, मीथेन है। और दूसरी ओर जब हम देखते हैं, इनका निर्माण हुआ है धातुओं से, ठोस पदार्थों से। इनका निर्माण किससे हुआ है, ठोस पदार्थों से प्लस धातुओं से। ठोस चट्टाने भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, इन ग्रहों में ठोस चट्टाने और धातुओं से इनका निर्माण हुआ है, और इन ग्रहों का निर्माण हुआ है गैसों से, हाइड्रोजन से, हीलियम, अमोनिया और मीथेन से। अब इसके बाद चलो गैसों से तो हुआ है, अब कारण क्या है, कारण यह है कि ये गैसें जो है यह क्या होती हैं, हल्की गैसें होती हैं। अब कोई गैस हल्की है तो वह एक जगह पर ठहराव नहीं करती, यानी टिकती नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है, इन ग्रहों पर क्या होता है, विरलीकरण हो जाता है। विरलीकरण की क्या होता है, विरलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। और विरलीकरण की स्थिति के कारण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। इस विरलीकरण की स्थिति के कारण क्या होता है, घनत्व डिक्रीज, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह सिद्धांत होता है कि यदि किसी गैस का विरलीकरण हो रहा है तो उसमें क्या होगा, घनत्व की मात्रा क्या है, कम होनी शुरू हो जाएगी। यह सिद्धांत होता है। आप तो बस इतना जान लीजिए कि ये जो चार ग्रह हैं इनके अंदर ये गैसों से निर्मित है। गैसें हमने बता दिया कौन सी है, और इन गैसों के कारण क्या होता है, इन ग्रहों पर विरलीकरण की जो स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, घनत्व कम होता है। और यहां क्या होता है, ठोस चट्टाने और धातुओं से इनका निर्माण होता है, जिस वजह से क्या होता है, दबाव अधिक होता है। दबाव अधिक होगा तो क्या होगा, संपीड़न अधिक होगा। तो ये पास में आएंगी तो प्रेशर अधिक होगा। प्रेशर अधिक होने से क्या होगा, घनत्व अधिक होगा। अब हमें यह पता लग गया अभी इन ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, और डेंसिटी के बारे में हमने बता दिया, और ये हो गया। अब इसके बाद जो हमने देखना है वह है, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि
सूर्य के बाद कौन से ग्रह आते हैं वह मैंने बता दिया आपको। पहला कंडीशन यह बता दी, दूसरी यह बता दी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने देखना है वह है बोना ग्रह के बारे में, तो जिसमें हमें सिर्फ एक ही ग्रह को पढ़ना है, वह है प्लूटो। प्लूटो के बारे में, जिसे कुबेर भी बोला जाता है। इसके अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वह हमें ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। पहली बात कि इस प्लूटो को 1930 में एक ग्रह का दर्जा प्राप्त हो गया था। 1930 के अंदर इसे क्या माना गया? ग्रह माना गया, क्योंकि ग्रह माना गया क्योंकि यह क्या कर रहा था? सूर्य के चारों ओर ग्रह की भांति चक्कर लगा रहा था। बाद में क्या हुआ कि 2006 में एक संस्था है IAU, संस्था का नाम है IAU, इंग्लिश में नाम है इसका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। यह इसका इंग्लिश में नाम है और उसका हिंदी में नाम है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। तो इस संगठन ने क्या किया? 2006 में इसे सौर मंडल में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसे क्या कर दिया? ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया, और एक नई श्रेणी में इसे रख दिया। क्या किस में रख दिया इसे? नई श्रेणी में क्या बोला गया? बोना ग्रह। इसे की श्रेणी में रख दिया गया, बोना ग्रह की श्रेणी में। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इसे कब ग्रह माना गया और किस संस्था के द्वारा इसे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया, छीन लिया गया? तो बोना ग्रह इसका नाम रखा। उसके बाद इस प्लूटो का जो नाम उन्होंने दिया, क्या दिया? 134340 प्लूटो। यह इसका नया नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? 134340 प्लूटो। यह इसका नया नाम रखा गया। और इसके बाद इसमें है कि एक चीज और है कि बोना ग्रह के अंदर यह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है। एक फैक्ट है कि बोना ग्रह है, तो इसका बोना ग्रह का दर्जा तो इसे दे दिया गया, परंतु बोना ग्रह में भी ये किसमें था? सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड। तो बात ये बनती है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? फर्स्ट पोजीशन पे है इरिस। इरिस बोना ग्रह में फर्स्ट पोजीशन पे है। एक फैक्ट ये हो गया। और प्लूटो के बारे में, तो हाँ जी, प्लूटो के बारे में ये इतना ही हमें ध्यान में रखना है कि इसे कब ग्रह का दर्जा दिया गया और बाद में कब इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसे 9वें ग्रह के रूप में माना था। जब 1930 में इसे 9वें ग्रह के रूप में, आज सौरमंडल के अंदर सूर्य के अलावा 8 ही ग्रह हैं। सूर्य तो एक तारा है, सूर्य क्या है? स्टार है, परंतु 8 ही ग्रह हैं। और उस समय कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। प्लूटो को 9वां ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि यह जो प्लूटो ग्रह है, यह 10वां सबसे बड़ा पिंड है। 10वां सबसे बड़ा पिंड यानी ऑब्जेक्ट, 10वां सबसे बड़ा पिंड है, जो क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है।
सूर्य की परिक्रमा करता है, जो क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। यह था प्लूटो ग्रह। इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी है कि इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कब कर दिया गया, 2006 के अंदर। संस्था का नाम ध्यान में रखना है और इसे बोना ग्रह की श्रेणी में डाला गया, और बोना ग्रह की श्रेणी में भी यह दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर था इरिस। उसके बाद 10वां सबसे बड़ा पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका नया नाम याद रखना है, 134340। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग जो ग्रह हैं उनके परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल और घनत्व के बारे में और उपग्रहों के बारे में। सबसे पहला ग्रह जो है वह कौन सा है, बुध, यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का परिक्रमण काल, कितना है, 88 डेज। यानी परिक्रमण काल से आशय की मर्क्यूरी जो है यानी बुध जो है वह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 88 दिनों में। और इसका जो परिभ्रमण काल है वह कितना है, 59 डेज। परिभ्रमण काल से आशय है कि जो बुध है वह खुद के ही अक्ष पर एक चक्कर 59 यानी 59 दिनों में एक चक्कर को पूरा करता है। और अगर इसके घनत्व की बात करें यानी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी है 5.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह की संख्या कितनी है, 0। यह 4 बातें हमें ध्यान में रखनी होती है बुध के बारे में, परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, घनत्व और उपग्रहों की संख्या। तो पहला ये हो गया। इसके बाद आता है, हाँ एक चीज और, इस बुध के अंदर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वह सबसे छोटा ग्रह है, वह सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा है, बुध। बस बुध के बारे में आप इतने फैक्ट ध्यान में रखें, काफी होंगे। उसके बाद आता है शुक्र यानी वीनस। वीनस का जो परिक्रमण काल को मैं लिख देता हूं PT, एक नॉर्मल अपने हिसाब से लिख रहा हूं ताकि बार बार परिक्रमण काल ना लिखना पड़े। PT और परिभ्रमण काल को मैं लिख रहा हूं PK। ठीक है, तो शुक्र का जो परिक्रमण काल है वह कितना है, शुक्र का परिक्रमण काल है 253 दिन। और इसी का ही जो परिभ्रमण काल है वह कितना है, 200 माफ करना, इसका जो परिक्रमण काल है वह है 256 दिन और परिभ्रमण काल है 243 दिन। इसके घनत्व की अगर हम बात करें, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वह कितना है, 5.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो शुक्र है इसके ऊपर क्या है, CO2 की प्रधानता है, इसके वातावरण में CO2 की प्रधानता, ठीक है। और इसके बाद जो अगला ग्रह है वह है पृथ्वी यानी अर्थ।
अर्थ के बारे में, इस अर्थ का जो परिक्रमण काल है यानी जो पीटी है वह कितना है? 365.25 दिन, यानी कि 365 दिन के बाद एक दिन का 25वां हिस्सा यानी 25%, 365.25 दिन। और इसका जो परिभ्रमण काल है जिसको मैंने पीके से डिनोट किया है, यानी खुद के अक्ष पर यह कितने समय में घूमती है, तो वह है 23 घंटे और 56 मिनट। दूसरा, इसका घनत्व हम देखें तो कितना है? घनत्व है 5.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह है पृथ्वी का घनत्व 5.57। ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, और इसके बाद और यहां पर क्या है? जीवन संभव, जीवन चल रहा है या जीवन संभव हो सका। बाकी किसी भी ग्रह पर अभी तक जीवन संभव नहीं है। तो आगे वाले ग्रहों की बात करते हैं। ऊपर वाला मिटा रहा हूं। अब इस पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है वह है मंगल ग्रह यानी मार्स। मार्स का जो परिभ्रमण काल है वह है 1.88 वर्ष, यानी 1 वर्ष। और मार्स का जो परिभ्रमण काल वह कितना है? 1.88 वर्ष, यानी 1 वर्ष और 88 दिन। इसी प्रकार जो इसका परिक्रमण, मार्स का जो परिक्रमण काल है वह है 1.88 वर्ष, और जो इसका परिभ्रमण काल है वह है 24 घंटे और 37 मिनट। यह क्या है? इसका परिभ्रमण काल। अब मंगल का जो घनत्व है वह है 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के बाद यह देखा गया कि एक मंगल ग्रह ही ऐसा है जहां जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सौर मंडल में एक मंगल ग्रह ही है जहां जीवन संभव हो सकता है, जीवन संभव हो सकता है। अब इसके बाद हाँ, एक चीज और, पृथ्वी का उपग्रह तो आप सभी को पता है कि चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, और मंगल के उपग्रहों की संख्या जब हम देखें, उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। मंगल में उपग्रहों की संख्या है 2। अब इसके बाद आता है, ये हमने बात कर ली चारों ग्रहों की जो क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे बाह्य ग्रहों के बारे में, जिसमें सबसे पहला ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर।